हेलो एवरीवन। तो आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला सेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे नंद डायनेस्टी की। ये हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नंद डायनेस्टी पे, यानी कि बहुत जल्द हम मौर्यंस पे भी पहुंच जाएंगे। आप देखिए, मैंने आपको बताया भी था लास्ट सेशन में कि महानंदी की हत्या करने के बाद कौन गद्दी पे बैठ जाता है? महापद्मानंद गद्दी पे बैठ जाता है। जी हाँ, और ये कौन है? ये एक शूद्र है, ठीक है, यानी कि लो कास्ट का ये व्यक्ति है, शूद्र है ये, ठीक है। और शूद्रों की वैसे भी बैंड बजाया करते थे ब्राह्मण्स, आपको पता है उस टाइम पे इनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी। बट अब क्योंकि गद्दी पे ही ये बैठ गया है तो किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण्स ने उस टाइम पे ये बोला, इसकी गद्दी पे बैठने को ये बोला, क्योंकि वैदिक फिलोसफर जितने भी हुए, क्योंकि ये शूद्र था तो उन्होंने बोला कि ये तो भैया स्टार्ट क्या हो गया है, कलयुग स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब शूद्र भी गद्दी पे बैठेंगे क्या, शूद्र भी राज करेंगे क्या, ये बोल के बहुत सारे वैदिक लोगों ने इनका अपमान किया। और क्योंकि देखिए कि जब इनका शूद्रों का इतना अपमान हो रखा था, तो आपको क्या लगता है, क्या ये लोग क्या ब्राह्मण्स की पूजा करेंगे क्या बैठा के? जब इनके साथ इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रखी थी तो ये क्या करेंगे? आप खुद सोचिए इस सेंस के अंदर। इसीलिए यहाँ पे ये जो है लाइन, ये सच में इन लोगों ने बोली थी जो वैदिक फिलोसफर्स थे, ठीक है। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, इसको आप बोल सकते हैं कि ये बहुत जबरदस्त व्यक्ति था एक तरह से। क्यों कह सकते हैं जबरदस्त? इसने भाई बहुत तगड़ा एक्सपेंशन कर दिया, इसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया। इसने इतनी बड़ी सेना बना के रख दी कि मतलब इसका पार पाना संभव ही नहीं था। इसके जीते जी तो कोई भैया हाथ आंख भी नहीं उठा पाया मगध की तरफ। सिंपल सी बात तो ये देखिए आप, 343 से 321 बीसी की बात है पूरी नंद डायनेस्टी की। लेकिन अगर मैं बोलूं फाउंडर कौन है इसके, तो महापद्मानंद साहब है। और ये एक नॉन क्षत्रिय हैं, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि शूद्र हैं ये एक। तो 343 बीसी से 329 बीसी के बीच की इनका राजपाट है। और इनको क्या बोला जाता है, एकरथ या फिर एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। मैंने क्यों बोला एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया? इसके पीछे कारण सिंपल सा है कि इसने पूरे के पूरे भारत देश को कंसोलिडेट करके रखा हुआ था, यानी इसने मगध को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके रखा हुआ था। अभी आगे हम मैप भी देख लेंगे कि कितना बड़ा इसने मगध कर दिया था। मैं दिखाई देता हूं आपको, ये देखिए इतना बड़ा, तो ये देखिए इसने मगध साम्राज्य कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंसोलिडेट कर दिया था इसने। इस वजह से इसको एकरथ बोला जाता है, कि एम्पायर बिल्डर बोला जाता है, क्योंकि इसने पूरे के पूरे बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापना कर दी थी। और यहां पे देखिए एक और चीज, इसको टाइटल दिया जाता है सर्व क्षत्रिय अंत का। सर्व क्षत्रिय मतलब बहुत सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्व क्षत्रिय अंत का, यानी डिस्ट्रॉयर्स ऑफ क्षत्रियाज। क्योंकि इसने क्या किया, जितने भी आसपास के क्षत्रिय राजा थे, देखिए राजा तो क्षत्रिय बनते हैं, ये तो अकेला शूद्र ही तो था, तो इसने सबको हराया। इसका मतलब कि सभी क्षत्रियों का इसने नाश किया आसपास के का, और अपने अंदर मिला लिया, जिसकी वजह से इसको सर्व क्षत्रिय अंत का बोला गया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड उग्रसेन, उग्रसेन की उपाधि भी दी गई। और इसने क्या किया, इसने कॉन्क्वर्ट किया, कलिंग को भी कॉन्क्वर्ट करके रख लिया। कलिंग यानी कि आज की टाइम में अगर देखें तो उड़ीसा समझ लीजिए, लगभग उड़ीसा का पार्ट, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता लेकिन उड़ीसा का पार्ट समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसके एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इससे क्यों खौफ खा रहे थे सारे, ऐसा क्या हो रहा था कि कोई इसको हरा नहीं पा रहा था, इसने ऐसा क्या कर दिया था? तो मैं एक अंदाजे के लिए ना आपको मोटे मोटे तौर पे बताता हूं कि इसने क्या कर दिया था। इसने इन्फेंट्री जो बनाई, इन्फेंट्री मतलब कि जो पैरों पे खड़े सोल्जर होते हैं, खड़ी आर्मी जो होती है, 2 लाख की आर्मी, समझो आप, ये देखो क्या भयंकर आर्मी है इसके पास। फिर कैवेलरी यानी कि घुड़सवार कितने थे, 20,000 घुड़सवार इसके पास। आप समझ पा रहे हैं, 2 लाख लोग खड़े हो जाएं, एक शहर की आबादी नहीं होती 2 लाख। आप समझो इस चीज को, 2 लाख लोग खड़े हो जाएं तो बाहर निकलने की जगह नहीं दिखाई देगी आपको कहीं, आप इधर से उधर नहीं मूव कर पाओगे, 2 लाख लोग खड़े हो जाएं, और 20,000 घोड़े है ना, और एलिफेंट 3,000, बताओ। और उसके बाद चैरियोट, 4-4 घोड़ों वाले चैरियोट इसके बाद 2,000, यानी कि 4 घोड़ों से और तेजी से दौड़ सकता था, कहीं भी पहुंच सकता था जल्दी से। तो 2,000 उसके रथी थे, इतने ज्यादा इसके पास बड़ा मिलिट्री था। इस वजह से कोई भी इसके आगे टिक नहीं पा रहा था, जहां जाता था ये तहलका मचा देता था, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, गद्दी पे बैठता है धनानंद, ठीक है। ये आप देखिए नंद साम्राज्य का, जैसे कि मैंने बताया, और ये सारी की सारी मिलिट्री भी आप देख सकते हैं कैसे ऑर्गेनाइज ये लोग करके रखते थे। ये आगे पूरी वो बनाई मिलिट्री की और टुकड़ी, और बीच में फिर यहाँ रथ रख रखे। ऐसे अलग अलग स्टाइल होता था इनका लड़ने का, ऐसे थोड़ी है कि यूं ही जाके तलवार घूसे मार दिए और लड़ लिए। प्रॉपर अरेंजमेंट होती थी मिलिट्री की, ऐसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो कि बस हाथ हाथ 2-2 हाथ कर लेते हैं। फिर इसको उड़ाने के बाद इसको गोली से कौन उड़ा देता है, इसका बेटा धनानंद।
ये होता है एक नंबर का अय्याश और पियक्कड़ आदमी। अब देखिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य अगर आपके हाथ में आ जाए, उसको संभालना भी तो एक चीज होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप मजे ले रहे हो, मजे मार रहे हो, इंजॉयमेंट कर रहे हो, सिर्फ ऐसा करोगे तो भी समस्या है। अब होता क्या है, इसका पहले टाइम पीरियड देख लीजिए। सेकंड रूलर है ये 329 से 321 बीसी, बहुत कम समय ये रूल करके गया है, कोई बहुत ज्यादा रूलिंग टाइम नहीं है इसका, 8 साल ही है केवल। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, पूरे के पूरे नंद डायनेस्टी को ही चाणक्य खत्म करवा देंगे। अब इसको क्या बोला जाता था, जैन ड्रेमीज या अग्रामीज भी बोला जाता था। देखिए उस टाइम पे क्योंकि ग्रीक्स की भी इन्वॉल्वमेंट भारत के अंदर होने लगी थी, अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा था, ग्रीक्स का आना जाना हो रहा था, तो ग्रीक्स ने इसको क्या बोला, जैन ड्रेमीज या अग्रामीज। ठीक है, वो इसको इस नाम से जानते थे। जैसे कि अलेक्जेंडर है तो अलेक्जेंडर को भारतीय लोग अलेक्जेंडर नहीं बोलते थे, अलक्षेंद्र बोलते थे। तो वैसे ही वो लोग इसको धनानंद नहीं बोलते थे, ये नामों से बुलाते थे, अग्रामीज। ठीक है, और अलेक्जेंडर जो था इसी के ड्यूरेशन में आया था। अब देखो होता क्या है, समझना कि सारे के सारे पंगे की जड़ क्या बनी। अलेक्जेंडर ने पूरी की पूरी कैंपेन की और अब उसका नजर किस पे, भारत के ऊपर है। अब यहां पे जो चाणक्य हैं उनका सपना क्या रहता है, उनका सपना रहता है, क्योंकि वो मगध से ही है, और उनका सपना पूरा का पूरा ये है कि एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया जाए। और क्योंकि उनकी सोच भी कहां से बड़ी हो रही है, क्योंकि मगध जो है, मगध बहुत तगड़ा एम्पायर बन चुका है, आप समझो इस चीज को। तो अब वो ये चाहते हैं कि ऐसा कंसोलिडेशन कर दिया जाए कि भारत के ऊपर कोई आक्रमण ना कर पाए, बाहरी व्यक्ति ना आक्रमण कर पाए, यानी भारत के लोग ही यहां पे राज करें। अब दिक्कत जैसी चाणक्य को यह पता लगता है कि उधर अलेक्जेंडर जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना रहा है भारत पे अटैक करने का, और जो अवंती कह रहा हूं, अंबी नरेश है, वो बॉर्डर की बात हो रही है, ये बिल्कुल है ना, भारत के बॉर्डर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया की। तो अंबी राज्य था, वो भी अलेक्जेंडर से हाथ मिला लेता है। अभी उसकी पूरी बात करेंगे, वो भी पूरी कहानी करेंगे अलेक्जेंडर की अभी बात। तो जब ये पता लगता है चाणक्य को, तो चाणक्य बहुत व्यथित होते हैं और वो जाके एक अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं हर जगह पे जाके। और वो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, धनानंद से ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर भारत को बचाना है। तो सबसे बड़ा राजा तो इस वक्त धनानंद है और किसी के पास कोई साहस ही नहीं है, तो अलेक्जेंडर से लड़ा नहीं जा सकता ऐसे बिना इसकी हेल्प के। तो वो धनानंद की कोर्ट में जाता है और वहां पे अपने प्रवचन देते हैं चाणक्य साहब कि भैया बात ऐसे है कि अलेक्जेंडर आ गया, बाहरी व्यक्ति है, आक्रमण कर रहा है, आज वो वहां पोरस के ऊपर करेगा, कल को आपके ऊपर आएगा और वो पूरे भारत को फतेह कर लेगा। लेकिन धनानंद जो है मजाक उड़ाता है चाणक्य का कि भाई तुम रहने दो, इनको गाली गलौज शुरू कर देता है, बोलता है कि तुम ऐसा करो, जाओ और अपने घर पे आराम करो, हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। क्यों, कॉन्फिडेंस लेवल इतना क्यों है, क्योंकि बहुत तगड़ी सेना थी इसके पास, इसके बाप ने बना के दी हुई थी ना, इसलिए। तो अब ये अपनी मदिरा पान में है, वो एक एक जाम हो जाए, आज एक एक पटियाला हो जाए, है ना, चाणक्य को बोला होगा, और चाणक्य साहब पीते ही नहीं है, तो कैसे बात बनेगी, है ना, जब तक कि दो दो जाम नहीं टकराएंगे। तो बात समस्या वहीं पे अड़ गई। अब ये क्या है कि चाणक्य इनसे बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि प्लीज प्लीज धनानंद साहब आप हमारी बात को सुन लीजिए, कृपया आप हमारी बात को सुनिए श्रीमान। लेकिन धनानंद ठहरा धनानंद, उसने 2 पैग और लगाए, अब उसका दिमाग और सठिया गया। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये ब्राह्मण ऐसे नहीं जा रहा है बाहर, ऐसा करो इसकी चोटी पकड़ के खींच के चोटी के साथ ही लेके जाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी चोटी को पकड़ते हैं और खींच के इसको दरबारी बाहर लेके जाने के लिए प्रेरित कर देता है ये धनानंद है। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज होती है तो आचार्य चाणक्य को अब आ जाता है गुस्सा कि भैया इसने तो बहुत बदतमीजी कर ली। तो आचार्य चाणक्य एक क्षण के लिए वहां पे रुकते हैं और अपनी जो शिखा को पकड़ा होता है ना इन लोगों ने, उसको पूरी को खोल ही देते हैं और खोल के बोलते हैं कि धनानंद जब तक मैं तुम्हारा समूल नाश नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। और वो जब ये काम हो जाता है उसके बाद चाणक्य को बिल्कुल भी इतनी बेचैनी में रहते हैं कि भैया जब तक कि मैं अखंड भारत का निर्माण ना कर दूं और इस मगरूर शासक का अंत ना कर दूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। यानी कि ये अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो है, फिर आखिरी में क्या होता है कि बाद में अलेक्जेंडर आता है और वो धनानंद की बहुत बड़ी आर्मी को देख के अटैक भी नहीं कर पाता है। वो सब हम अलेक्जेंडर के उसमें करेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो ये धनानंद की बात हो गई। आइए अब अलेक्जेंडर की बात बीच में ही करते हैं और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात करेंगे। ये कहानी अभी मैं बीच में छोड़ रहा हूं। आप देखिए चाणक्य का अपमान कर दिया गया है और चाणक्य ने अपनी शिखा खोल ली है। अब चाणक्य वापस आ रहे हैं अपने घर पे, लेकिन रास्ते में क्या होगा वो हम अलेक्जेंडर की कहानी के बाद करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है कि ये पैरेलल में जो चीजें चल रही है ये छूट जाएंगी, फिर हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा, फिर हम पीछे आएंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। तो अभी जो धनानंद का राज चल रहा है
उसी राज के दौरान क्या हो रहा है, अलेक्जेंडर आ रहा है, और उसी राज के दौरान और कौन है, पोरस है, उसी राज के दौरान कौन है, अम्बीनरेश है। अब यहां पे क्या होगा वो सारी की सारी कहानी को हम समझते हैं। बहुत फेमस बैटल होता है बैटल ऑफ हाइडास्पस, 326 बीसी में होता है, झेलम नदी के किनारे होता है, और इसी को ये जो ग्रीक्स हैं इन्होंने बैटल ऑफ हाइडास्पस बोला है। ये हमें बोलना हो तो हम झेलम नदी के किनारे वाला युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिकंदर भारत के अंदर आया, और अब सिकंदर क्या है, कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, आइए मैप के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। सिकंदर को महान क्यों बोला जाता है, क्योंकि 32 साल की उम्र में सिकंदर ने बहुत तगड़े काम कर दिए, केवल 32 साल जिंदा रहा और उसने बहुत जबरदस्त चीज की। आप देखिए कि यहां पे ग्रीस है, ठीक है, और ग्रीस में ही एक जगह है मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया में कौन रहता है, अलेक्जेंडर साहब रहते हैं। अब इन लोगों ने भारत के चर्चे सुने होते हैं, और उस टाइम पे एक चीज ये तय होती है कि उसको हम विश्व विजेता मान लेंगे, जो भारत के ना ईस्टर्न एंड तक पूरे का पूरा साम्राज्य फैला देगा। यानी इन लोगों के लिए, ग्रीक्स के लिए जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है दुनिया का, इनके लिए क्या होता है, भारत का जो आखिरी छोर है उसी को ये बोलते हैं कि यही दुनिया का आखिरी पॉइंट है, ठीक है। उसके आगे के पॉइंट को ये कुछ नहीं समझते हैं। तो जिसने भी यहां तक जीत लिया, समझ लेना कि पूरा विश्व जीत लिया। अब सिकंदर इतना सनकी होता है कि भैया उसको सीधा सीधा होता है कि मेरे को पूरे विश्व को जीतना है, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। तो वो क्या करता है, अपनी कैंपेन शुरू करता है एक आर्मी के साथ। पहले तो इधर हमले करता है, उधर हमले करता है, आसपास के हमले कर करके उनको अपने साथ मिला लेता है। सिंपल सी पॉलिसी है इसकी कि अगर सर झुकेगा नहीं तो कटेगा वाली बात है, सिंपल सी बात है ना। अब बीच में देखिए कि बहुत तगड़ा होता है ये पर्शियन एम्पायर यहां पे बैठा हुआ। अब सिकंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो सिकंदर क्या करता है, आके अपनी पूरी की पूरी जबरदस्त स्ट्रेटजी लगाता है, क्योंकि ये छोड़ता नहीं किसी को। ये हर हुक और क्रुक की नीति अपना के यहां पे पूरे के पूरे इसको डिसोशिएट करके रख देता है, ठीक है। किसी से नॉर्मल बातचीत करके उनको अपने साथ मिला लेता है, एक खौफ क्रिएट करके रखता है। जो ऐसी साथ में इसके मिल गया अच्छा है, नहीं मिला तो उसको युद्ध की नीति से अपने साथ मिलाएगा। और ये कोई भी युद्ध हारता नहीं है, सबको हरा के ही दम लेता है। यानी कि यहां हराने के बाद यहां हराया, सबको हरा हरू के ये सारी की सारी कैंपेन जो है, ये पूरी की पूरी आप देखिए यहां तक का जो हराने का कैंपेन है, ये केवल और केवल 8 सालों में कंप्लीट कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, आप समझ रहे हो। ये कोई छोटा एरिया नहीं है जो यहाँ पे मार के, ये ब्लू से कलर में बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन हमें अब देखिए दुनिया के मैप पे तो छोटा ही दिखेगा ना, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एरिया है, समझो इस चीज को। और अब ये पहुंच कहां जाते हैं, इनका जो पहुंचना हो जाता है हिंद कुश की पहाड़ियों के पास हो जाता है। यहां पे ये लोग हिंद कुश की पहाड़ियों पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर ये एंटर करने वाले हैं। यहां पे आके अब देखो ये अंबी जो है, ये एक लाइन मैंने खींच दी, ये इंडस रिवर आप समझ लीजिए। और यहीं पे कौन है, अंबी नरेश है। अंबी नरेश के आगे ये कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। और यहां पे कौन सी रिवर है, इसी की ट्रिब्यूटरी एक तरह से मान लीजिए झेलम रिवर है। और झेलम के इस किनारे पे कौन है, पोरस है। अब अंबी नरेश और पोरस आपस में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। जो अंबी वाला है और पोरस है, मतलब पोरस ने पहले भी जो है अंबी को हराया होता है, अंबी नरेश को, वो खार खाए बैठा होता है पोरस से। अब जैसे ही सिकंदर यहां पे पहुंचता है अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर सीधा सीधा इसके सामने प्रस्ताव रखता है, या तो झुको या कटो वाली स्थिति है। तो अब अंबी नरेश को लगता है कि भैया सिकंदर का इसने नाम सुना होता है कि इससे मैं युद्ध तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतना दम भी नहीं है, और ऊपर से पोरस के साथ मेरी वैसी दुश्मनी है। तो ये सिकंदर के सामने एक प्रस्ताव रखता है। अंबी नरेश अलेक्जेंडर को क्या बोलता है कि भाई तुम आओ यहाँ पे, मैं तुम्हें सारी की सारी अपनी आर्मी भी दूंगा, साथ में बेस कैंप बनाने के लिए जगह दूंगा, खाना पीना मेरी तरफ से, रात का डिनर बटर चिकन मेरी तरफ से, साथ में 2-2 पैक लगाएंगे, परेशान आपने होना नहीं है, बस आप आ जाइए यहाँ पे कैसे भी करके। और मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि आप इसको पोरस को हराइए, और यहाँ का जो सारे का सारा साम्राज्य है वो आप मुझे दीजिए। अलेक्जेंडर को क्या दिक्कत है भाई, उसको तो पूरे भारत को एंड तक जीतना है। उसने सोचा कि ठीक है, इसको गवर्नर बना देंगे यहाँ पे अंबी नरेश को, अगर ये हमारी हेल्प करता है तो ठीक है, और क्या चाहिए, विन विन सिचुएशन है। तो सिकंदर साहब अपना पहुंच जाते हैं अंबी राज्य के अंदर, और वहां पे पूरा का पूरा डाल लेते हैं अपना डेरा। अब जब वो यहाँ पे आते हैं तो सिकंदर साहब सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत आसान है कि किसी को भी बस ये लिख के भेजो खत कि या तो झुकोगे या कटोगे वाली बात है ना। तो सामने वाला डर जाता है, यहाँ के लोग डर जाते हैं। तो उसने सोचा कि भैया इसको पोरस को भी भेज के देख लेते हैं एक बारी खत। तो उसने पोरस को खत लिखा कि ऐसा है कि तुम्हारे सरेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिए हैं, हम बस आ रहे हैं झेलम के किनारे, सुबह तुम हमें लेने आ जाना, और साथ में डॉक्यूमेंट्स हम लेके आएंगे, तुम अपनी कलम लेके आना बस, और साइन कर देना, बस तुम्हारा सरेंडर हम स्वीकार कर लेंगे, और इसके बाद ना कोई युद्ध होगा, ना तुम्हारा सर कटेगा, तुम बच जाओगे। भाई पोरस को आता है गुस्सा, वो अपने पौरुष दिखाता है और सीधा सीधा खत लिख के आगे से भेजता है कि दम है तो 2-2 हाथ करो, ऐसे तो मैं तुम्हें
पुरु साम्राज्य लेके नहीं जाने दूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये कश्मीर का राजा है उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब अलेक्जेंडर को भी गुस्सा आता है, इसको भी गुस्सा आता है, दोनों आमने सामने, इधर अलेक्जेंडर है और इधर पोरस है, और झेलम नदी के किनारे पे युद्ध हो रहा है, इसीलिए इसको बैटल ऑफ हाइडेस्पस बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों दो दो हाथ करते हैं, घमासान का युद्ध होता है। अलेक्जेंडर को लगता है कि भाई मैं यूं ही हरा दूंगा पोरस को, लेकिन उसकी सेना का बहुत बहुत हैवी नुकसान होता है यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो पोरस है इसके पास एलिफेंट्स की भी बहुत ज़्यादा आर्मी होती है। और उस टाइम पे क्या है कि अगर एलिफेंट्स की आर्मी के साथ दिक्कत क्या है, अगर तो वो दूसरे की आर्मी को कुचल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति, सामने वाला आपका दुश्मन, एलिफेंट को किसी तरीके से, हाथी को कन्विंस कर दे कि भाई तुझे इधर नहीं आना, तुझे वापस उधर जाना है, कि उसको कोई जड़ी बूटी सुंघा दी, कोई धुएं से डरा दिया, कोई बम गोले मार के डरा दिया हाथी को, और हाथी वापस घूम गया, तो फिर वो आप ही की सेना का नाश कर देगा। ये सबसे बड़ी समस्या, इसीलिए बाद में लोगों ने हाथियों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो अलेक्जेंडर ने भी वही नीति अपनाई होगी उस टाइम पे। और ऐसे ये बहुत सारा युद्ध होने के बाद फिर दो दो हाथ हुए इनके बीच में, जैसे तैसे करके अलेक्जेंडर बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई के साथ पोरस को चेन्स में बांध पाया। अब जब चेन में बांधा हुआ है पोरस, है ना, शेर पोरस को चेन में बांध के, और अलेक्जेंडर इससे पूछता है कि पोरस बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस भी आगे गरज के बोलता है कि एक दुश्मन राजा को जैसा दूसरे दुश्मन राजा के साथ करना चाहिए, एक दुश्मन राजा को जैसा दूसरे दुश्मन राजा के साथ करना चाहिए। समझे? तो ये जो बात थी ना, एकदम से सिकंदर के दिल पे लग जाती है। उसे लगता है शायद ये मेरे से गिड़गिड़ाएगा और माफी मांगेगा कि जहां पर ना मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और सिकंदर को देखिए बहादुर लोग बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत बहादुर होता है। तो उसने देखा कि जिस देश को मैं ऐसे ही समझ रहा था, टुच्चू समझ रहा था, कि जहाँ के लोग ऐसे ही आगे सरेंडर कर देते हैं, इस छोटे से राज्य के व्यक्ति ने मेरी ऐसी की तैसी फेर के रख दी, और उसकी सेना भी जो है वो भी लोहा मान गई पोरस का। तो उसने क्या किया, पोरस को बख्श दिया, और फिर क्या बोला कि पोरस आज से तुम यहाँ पे मेरे अधीन ही काम करोगे, लेकिन मेरे गवर्नर के तौर पे काम करोगे। तो ये सारे का सारा साम्राज्य अम्बी को नहीं दिया, पोरस को वापस दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज हुई एक तरह से। तो इसमें पोरस ने अपना पूरा का पूरा पौरुष दिखाया और भारत की इज्जत भी बचाई। ये भी समझिए आप इस चीज को। अब इसके बाद क्या होता है कि सिकंदर की सेना आगे बढ़ना चाहती है, और वो कहाँ किसको हथियाना चाहती है, वो मगध को हथियाना चाहती है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि पोरस ने एक संदेश इसको भी भेजा था धनानंद को कि भैया हमारी हेल्प कर दीजिए, लेकिन धनानंद मगरूर शासक है, मैंने पहले भी बताया ना कि वो वैसे भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब जो समझना इस चीज को, सिकंदर है जो, सिकंदर को आगे किस पे कंपेन करने के लिए कहाँ जाना है, यही तो रास्ता है ना, वो उधर तक ही तो जाना है उसको, और बता देना कि हाँ मैं विश्व विजेता हूं। अब थोड़ा सा एरिया रह गया, बेचारा इतना एरिया कवर करके आया था, तो थोड़ा सा रह गया तो उसको भी कर लेगा, है ना। लेकिन दिक्कत क्या होगी, यहां पे सिकंदर की आर्मी जो है वो रिफ्यूज कर देती है आगे बढ़ने से। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक हवा फैला दी जाती है, स्प्रेड कर दिया जाता है रूमर कि धनानंद की आर्मी तो बहुत बड़ी है, और अगर आपने उससे टक्कर ले ली तो आपकी ऐसी की तैसी फेर के रख देगी। आप कहां पोरस को नहीं हरा पा रहे हो, अगर धनानंद के साथ कहीं आपका पंगा पड़ गया तो आपका क्या हाल होगा, आप सोचिए। अब समझ रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें जो जब आर्मी को सुनने को मिलती हैं, ऊपर से वो लोग इतने थके हारे पड़े हैं भाई, कितने सालों से वो सिकंदर के साथ घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है, सारा दिन वो इसके लिए लड़े जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं। ऊपर से आप देखिए बहुत सारे लोग बीमार हो रखे हैं। आप सोचेंगे कि कैसे, यहां से देखो, यहां से वो लोग बेचारे चले डोलते डोलते, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां से यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए। भाई इतना ज्यादा ज्योग्राफी चेंज हो रही है, ये मौसम, सीजन, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप समझो इस चीज को, इतना ज्यादा ट्रिमेंडसली अगर आप इन्वायरमेंट में बार बार चेंज होंगे और दे दन आपका इन्वायरमेंट चेंज होता रहा है, तो आपको देखिए कि यूजुअली आप देखिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, कई बार तो आपको पानी शूट नहीं करता वहां का, और यहाँ तो ये देखिए पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही बदल रहा है। इस वजह से लोगों को, जो इसकी सेना थी उसको बहुत ज्यादा बीमारियां भी लग रही थी। तो यहाँ पे सेना ने तो भैया हाथ खड़े कर दिए। सिकंदर चाहता था, उसने बहुत मोटिवेट किया कि चलो चलो हम लड़ते हैं, लेकिन सिकंदर की सेना ने हार मान ली। उन्होंने बोल दिया ना भैया तुम हमें बख्श दो, अब हमसे ना हो पाएगा। तो अब सिकंदर क्या करता, बलूचिस्तान के आसपास के एरिया में, यानी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया में सेल्यूकस निकेटर जो उसका एक सेनापति है उसको अपॉइंट करता है कि यहाँ का सारा राजपाट, यहाँ पूरे एरिया का तुम संभालो, और खुद वापस से सेना के साथ जाता है कहाँ पे, मैसिडोनिया में। लेकिन आप देखिए यहां से यहां जाते हुए भी उसको बीच में बहुत सारे कबीले मिलते हैं जिनको इसने परेशान किया होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बहुत सारी इसकी सेना का नाश करते हैं। यानी कि इसके लिए वापस जाना भी बहुत आसान नहीं था सिकंदर के लिए, इसको बहुत परेशान होके ही वापस जाना पड़ता है। पर जैसे तैसे ये वापस जाता है
और वहां पे वही है ना कि आप सिर्फ जीतते जा रहे हो, लेकिन आप जब आगे बढ़ गए तो पीछे वाले लोग कुछ भी कर रहे हैं, ये भी तो एक दिक्कत रहती है। अब क्या वापस आएगा क्या सिकंदर इतनी दूर जाने के बाद? क्या पहले इनको जीतने आएगा फिर से वापस? उसे तो आगे ही अपनी कैंपेन चलानी है ना पूरी की पूरी। तो ये भी थोड़ा सा रहता था। अब इस वजह से देखिए वापस से इतने सारे मौसम के चेंज हुए, सिकंदर यहाँ पहुंचा और सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर ने दम तोड़ दिया, क्योंकि वो बीमार हो गया था और उस बीमारी से वो इतना ज़्यादा ग्रसित हो गया कि उसका इलाज संभव नहीं था। और बट उसने ये बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को यूं बाहर फैला देना जब मेरी अर्थी निकालो, ताकि लोगों को पता लगे कि खाली हाथ ही सिकंदर आया था और खाली हाथ ही आज सिकंदर जा रहा है। विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ गया, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम कहाँ पे लटके पड़े हैं भाई? पता नहीं कौन सी मटेरियलिज्म की दुनिया में हम लटके हुए हैं और क्या हम चाहते हैं। ये भी देखिए कमाल की बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं पर समझने मुश्किल है। ठीक है भाई, तो ये सारे का सारा मैंने वही लिखा हुआ है। सेल्यूकस निकेटर को ये बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान जो आज की डेट में वहाँ पे गवर्नर नियुक्त करके चला जाता है। अब ये तो पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया ये प्री मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, नंद डायनेस्टी और प्री मौर्यन एम्पायर जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। नंद डायनेस्टी अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, सॉरी नंद डायनेस्टी अभी खत्म नहीं हुई है, उसका खात्मा अभी होगा। कौन बैठा हुआ गद्दी पे? धनानंद बैठा हुआ है। ठीक है, और चाणक्य का सीन हमने बीच में छोड़ा था कि चाणक्य अभी उनकी बेइज्जती कौन करता है? धनानंद करता है। ये अब दूसरे छोर पे चल रहा है ना, ये तो सब कुछ मगध में थोड़ी कुछ गड़बड़ हुई है। ये सारा युद्ध कहाँ हुआ है? ये तो कश्मीर के आसपास के एरिया में हो रहा है, झेलम के किनारे। युद्ध कोई मगध में थोड़ी हो रहा है। तो आप देखिए कि उधर जो हो रहा है मगध में, वहां पे क्या सीन चल रहा है वो भी देखो। तो वहां पे सीन ये चल रहा है कि चाणक्य की बेइज्जती हुई, चाणक्य अब वापस लौट रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई जबरदस्त शासक मेरे को मिल जाए, ऐसा व्यक्ति मिले जिसको कि मैं इतना ट्रेन करूंगा कि जो धनानंद को जड़ से उखाड़ दे। तो अब हम वो चीज़ देखेंगे अगले सेशन में। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको पेड सेशन सारे अच्छे लग रहे हैं तो बस एक छोटी सी आपसे हेल्प चाहिए कि आप प्ले स्टोर पे जाके जीवी कक्षा ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिए और वहाँ पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए कि क्या आपको सच में हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, दम है हमारे कंटेंट में या नहीं है, ताकि हर जनता को पता लगे, हर बच्चे को पता लगे कि भैया अपने पैसे हर जगह पे ख़राब नहीं करते हैं, एक सही जगह पे इन्वेस्ट करके और आप एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये काम मेरे को, ये हेल्प आपसे चाहिए। अभी के अभी एक बार जाके प्ले स्टोर की ऐप पे रेटिंग दीजिए और कमेंट ज़रूर वहाँ पे लिखिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।